हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी क्लासरूम में। मेरा नाम दीपक शर्मा है और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नेक्स्ट लेसन में। पिछली क्लास अगर आपने ली होगी तो आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में ये सारे ब्लॉक्स सीखे थे। वेलकम, हॉस्पिटैलिटी, ग्रीटिंग, कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्सगिविंग, फेयरवेल, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर पूरी तरह से डन नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें इसको अलग से सेपरेटली सीखना होगा। इसके अलावा प्रेजेंट बेस और पास्ट बेस के अंदर कैसे किसी के बारे में बताया जाता है, यानी डिस्क्राइबिंग पीपल, थिंग्स, और भी जो टॉपिक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, उनको कैसे बताया जाता है, वो भी हमारी क्लास ड्यू है गाइस। उसे हम आगे करेंगे। पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें बार बार आने वाली हैं और इन चीज़ों को आप बोलते हैं ना तो सामने वालों को लगता है आपको इंग्लिश आती है। गाइस कई बार क्या होता है, हमें वो चीज़ों को जो कि सबसे ज़्यादा होने वाली हैं, अगर हम उनको बार बार सीखते हैं और बार बार करते हैं तो सचमुच ये इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ता ही पड़ता है कि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और आपको इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। क्योंकि आपका कोई रिटन टेस्ट तो ले नहीं रहा है, ना ही कोई आपसे कोई इंग्लिश का टेस्ट लेता है। आप नोटिस करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कोई हमारा इंग्लिश का टेस्ट ले रहा है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है। और जब बातचीत करते हैं तो इट डजंट मैटर आपके पास कितना मटेरियल है, मगर ये जरूर मैटर करता है कि आप टाइमली जो चीज़ बोलनी चाहिए क्या वो बोल पा रहे हैं। जब आपको रिक्वेस्ट करने की सिचुएशन मिल रही है तो क्या आप रिक्वेस्ट कर पाए, क्या आपको परमिशन के टाइम पर परमिशन ली आपने, या आपने एडवाइस देते वक्त वो कंटेंट या वो फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस बोले जो कि एडवाइस के टाइम पे बोलने चाहिए, क्या आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिया या नहीं दिया, क्या आपने ग्रीटिंग किया या नहीं किया। ये चीज़ें मैटर करती है गाइस, ना कि ये मैटर करता है कि आपने इंग्लिश में इज एम आर की जगह वॉज वर क्यों बोल दिया, या प्रेजेंट टेंस था पास्ट क्यों कर दिया, या आपने उस वर्ड को गलत प्रोनाउंस क्यों कर दिया। गाइस मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, समझिए। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल है कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल हम अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए करते हैं, ना कि किसी को अपना टेस्ट देने के लिए करते हैं। तो अगर आपको अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो पहले उन चीज़ों को सीख लीजिए जो बार बार होने वाली है और बार बार आने वाली है और जिन्हें आप बार बार रोजाना, एवरी डे, मैं आपसे कह रहा हूं ईच फाइन डे यू विल गेट सिचुएशन ऑफ स्पीकिंग दीज कंटेंट्स, ब्लॉक्स और सेंटेंसेस। सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउ दोज सेंटेंसेस। ओके, ये जो सेंटेंसेस मैंने यहां लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को हम सीखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने मैंने सेंटेंसेस और फ्रेजेस लिखे हैं गाइस, ये प्लीज के हैं और रिएक्शंस के हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आने वाली क्लास में प्लीज के सेक्शन को कवर करेंगे। गाइस ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें मैंने फील किया है, पर्सनली फील किया है कि जब भी मैं किसी से इंग्लिश में बात करता हूं तो मुझे प्लीज के साथ एक्चुअल में ये सेंटेंसेस बोलने की सबसे ज़्यादा सिचुएशंस मिलती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मोरओवर आप प्लीज वर्ड किसी भी मेन वर्ब से पहले बोल सकते हैं। प्लीज गो, प्लीज कम, प्लीज सिट, प्लीज डू, प्लीज हैव, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंसेस आते हैं, जो सिचुएशंस में सेंटेंसेस आते हैं, वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपके लिए मेंशन किए हैं। अगर आप इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और इनके मीनिंग को समझते हैं, उनकी सिचुएशन कहाँ आती है, उन्हें सीखते हैं, तो बहुत फायदा होगा गाइस इस क्लास से। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। रेडी गाइस? चलिए हम शुरू करते हैं। पहले फ्रेजेस ऑफ प्लीज के, फिर हम कुछ स्पोकन रिएक्शंस भी देखेंगे गाइस। तो इस क्लास में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और इनमें भी इनका कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो अपने नोटपैड ऑन रखिए और क्लास को ध्यान से सुनिए और जितने भी कंटेंट, जितने भी मैं ओरल एग्जाम्पल आपको दूंगा उसे बराबर लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस, मुझे याद आ गया, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बोला था। हाँ, बोला था ना कि किसी छोटे बच्चे से या किसी यंगस्टर से, किसी यंगर भाई बहन से, यू मस्ट बी हैविंग योर यंगर ब्रदर सिस्टर, तो आप उनके साथ भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। अगर घर में कोई भी नहीं है, स्टिल यू कैन हैव समबडी मे बी फ्रॉम योर नेबरहुड और फ्रॉम योर रिलेटिव्स, तो वहां से किसी न किसी को कनेक्ट करिए गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोना गेट मच प्रोग्रेस इन योर इंग्लिश। दैट इज वेरी कन्फर्म साइड गाइस, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? So now I am going to lead you for the sentences or phrases of word please. इनके साथ आप प्लीज जोड़िए और इनको बोलिए, बिंदास बोलिए। बोलेंगे तो बोलना आएगा। कैसे बोलना है देखिए। पहला सेंटेंस है हैव अ सीट। हैव अ सीट, हम किसी को सीट ऑफर करते हैं गाइस, तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज हैव अ सीट। अब हर सेंटेंस के साथ आपको प्लीज जोड़ना है।
ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज जॉइन अस, प्लीज हैव समथिंग, प्लीज फील एट योर होम हियर, प्लीज डोंट बी फॉर्मल, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज अलाउ मी टू गो, प्लीज ड्रॉप इन समडे, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज स्पेयर मी एंड प्लीज स्टे इन टच। राइट गाइस, तो ये कोई 12-13 सेंटेंसेस होंगे, फ्रेजेस होंगे जिन्हें आपको करना है, सिर्फ 12 और 13, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके। कैसे देखते हैं। पहला, प्लीज़ हैव अ सीट। आपको पता है ये कब बोलना होता है, जब आपके पास कोई ऑफिस में आए, आपके घर पे आए, कोई भी व्यक्ति आए, आप सब जगह हिंदी बोलिए लेकिन यहाँ इंग्लिश बोलिए। कैसे बोलेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। हॉस्पिटैलिटी में ये आता है। कहाँ आता है? हॉस्पिटैलिटी, किसी को सीट ऑफर करना। ऑफिस में भी कोई आए तो बिठाइए पहले, ठीक है। हो गया गाइस, प्लीज हैव अ सीट, इसका मतलब होगा बैठिए। नेक्स्ट, प्लीज ज्वाइन अस। ज्वाइन अस बेसिकली हम कहाँ बोलते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो सपोज, तो वहाँ पर सडनली कोई आ जाता है तो आप वहाँ पर उसको ऑफर कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। मान लीजिए आप डिनर कर रहे हैं तो, और डिनर करते वक्त सडनली आपका कोई फ्रेंड आ जाता है तो आप उसे बोल सकते हैं प्लीज़ ज्वाइन अस। आप ऑफिस में लंच कर रहे हैं, सडनली कोई क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, तो आप उसको भी ऐसे बोल सकते हैं प्लीज़ ज्वाइन अस। ज्वाइन अस मतलब अगर आप 2-3 लोग लंच एक साथ कर रहे हैं तब बोलेंगे, अगर आप अकेले हैं तो आप बोलेंगे प्लीज़ ज्वाइन मी। बहुत लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अंडरस्टूड है गाइस आई थिंक। अगर आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, सडनली वहाँ कोई आ जाता है तो वहाँ पर भी आप उसे ऑफर कर सकते हैं प्लीज़ ज्वाइन अस। अगर आप पिकनिक में या ट्रिप में जा रहे हैं, कोई कहता है मैं भी चलूँ क्या, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ ज्वाइन अस। तो देखा आपने गाइस, प्लीज़ ज्वाइन अस कितनी जगह कितनी सिचुएशंस में आप बोल सकते हैं। तो इस वर्ड को भी, इस सेंटेंस को 2 शब्द का वर्ड है लेकिन बहुत जगह बोलता है, बहुत ही इंप्रेसिव है। जब आप किसी को बोलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना टाइम पे, राइट टाइम पे कोई सेंटेंस आता है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है। ये वही है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज हैव समथिंग। प्लीज हैव समथिंग, ये हॉस्पिटैलिटी में आता है। जब आप किसी के पास कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं प्लीज हैव समथिंग। अगर किसी के सामने टेबल पे, मेज पे आपने सब चीज़ें खाने पीने की लगा रखी है और वो खाने में शर्मा रहा है, हेजिटेशन हो रही है उसे खाने में, अक्सर ऐसा होता है, तब भी आप इसको बोल सकते हैं। आप कुछ ले नहीं रहे, प्लीज़ हैव समथिंग, कुछ तो लीजिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा सेंटेंस है जिसे आप बार बार बोलेंगे। नेक्स्ट, प्लीज़ फील एट योर होम हियर। इसको आप गाइस इसके साथ बोलिए। पहले आप बोलिए डोंट बी फॉर्मल, फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, फील एट योर होम हियर। इसको दोनों को एक साथ बोलना है आपको। अक्सर आप कई बार देखते हैं आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, उसमें हेजिटेशन है, या वो खुलकर बात नहीं कर रहा है, या खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ना, काफ़ी घबरा सा रहा है, हेजिटेशन सी हो रही है उसे। तो आप उसको उस समय ये सेंटेंस देते हैं प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल मतलब ये आप इतना फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है, आप रिलैक्स बैठिए, रिलैक्स खाइए, कुछ इस सेंस में बोलते हैं। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, डोंट बी फॉर्मल, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, फील एट योर होम हियर। इसे अपना ही घर समझिए, इसे अपना ही घर समझिए, फील एट योर होम हियर। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इसको बोलना पड़ेगा आपको बार बार। तो बोलेंगे कहाँ? छोटे बच्चे के साथ। जब आप छोटे बच्चे के साथ बोलेंगे तो आप एक बार आपके दिमाग को एक सेंटेंस देना है, एक बार देना है, दूसरी बार में क्या करेगा वो आपको हेल्प करेगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो होना चाहिए वो एकदम गेस्ट के सामने ना बोले, क्योंकि वहाँ अटक गए, भटक गए, या कुछ और बोल दिया, फील योर होम एट हियर, एट उधर उधर हो गया तो क्या होगा। तो पहले प्रैक्टिस करिए छोटे बच्चों के साथ, घर के लोगों में, अपने छोटे भाई बहन के साथ। अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो करेक्शन करके फिर दोबारा बोल सकते हो और प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस ही तो करनी है, और क्या है, सो सिंपल। नेक्स्ट, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। हेल्प योर सेल्फ हम तब बोलते हैं गाइस जब हम किसी से कहते हैं आप अपने आप ही करिए, अपने आप ही लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने खाने पीने की चीज़ें रखी, अब हम सोचते हैं कि हम उन्हें सर्व ना करें, वो खुद से ही उनको सर्व ले, खुद से ही अपने आप को सर्व करे। तो इस तरह से सेंटेंस अगर बोलना होगा तो हम उनके सामने खाना रख के, सब चीज़ें रख कर हम बोलते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपने आप लीजिए।
जो खाना है, जैसे खाना है, जितना खाना है, अपने आप लीजिए। तो देखा गाइस, हॉस्पिटैलिटी के अंदर कितने सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं और वो प्लीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को मजबूत करती है, इसीलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। संबंध अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे तो ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। जितने भी लोग आज आपके साथ आपको ईश्वर ने दिए हैं गाइस, सबके साथ अच्छा रिश्ता बना होना चाहिए। मेरा भी आपके साथ अच्छा रिश्ता हो सके उसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे हमारी बॉन्डिंग, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। तो नेक्स्ट इज अलाउ मी टू गो। अलाउ मी टू गो बेसिकली हम जब फेयरवेल कर रहे होते हैं, यानी जब हम कहीं से जा रहे हैं, बातचीत हो गई, उस समय हम ये बोलते हैं एनीवे प्लीज़ अलाउ मी टू गो नाउ, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, होप टू सी यू सून। इस तरह से भी हम उसको बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है गाइस। तो अलाउ मी टू गो का मतलब अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, एनीवे सी यू टुमारो। ऐसे फेयरवेल करने से पहले हम इस फ्रेज को जरूर बोलते हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू गो। नेक्स्ट इज ड्रॉप इन समडे। ये अक्सर हम तब बोलते हैं गाइस जब हम किसी को मार्केट में मिलते हैं या कहीं रास्ते में मिलते हैं और हम उसको बोलते हैं कभी हमारे घर आइए। ड्रॉप इन का मतलब होता है कभी हमारे घर आइए, समडे किसी दिन। तो प्लीज़ ड्रॉप इन समडे का मतलब कभी हमारे घर में आइए, विजिट करिए, हम लोग गेट टुगेदर बातचीत करेंगे और इन्जॉय करेंगे। इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, ये तो खैर आई थिंक आपने बहुत ही बार सुना होगा। प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, अगर मेरी से भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैंने अगर कुछ इधर का उधर बोल दिया हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। अगर मेरी बात से आपको कुछ हर्ट हुआ हो प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसे करके हम बोलते हैं, कृपया बुरा मत मानिए। यही सेंटेंस का सेंस है, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आज खाकर आया हूँ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये गेट मी बोलना है आपको, ब्रिंग नहीं बोलना है। गेट मी का मतलब भी लाने के लिए बोलते हैं गाइस। मेरे लिए ग्लास पानी ले आइए, सो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गेट मी समथिंग टू ईट, ऐसे भी बोलते हैं, क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हैं? आई एम फीलिंग मच हंग्री, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, ममा गेट मी समथिंग टू ईट। बच्चे भी छोटे छोटे अपने घर में मम्मी पापा से बोल सकते हैं, ममा गेट मी समथिंग स्पाइसी, मेरे लिए कुछ चटपटा सा लेकर आइए। सो ये फ्रेज जो है वहाँ यूज़ हो सकता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्पेयर मी। स्पेयर मी का मतलब होता है मुझे बख्श दो भाई। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, फॉर गॉड सेक प्लीज़ स्पेयर मी, मुझे बख्श दो यार, मेरी क्यों बार बार टांग खींच रहे हो, वाई आर यू पुलिंग माई लेग। इस तरह के कुछ हम फ्रेजेस बोलकर उसको बोल सकते हैं। प्लीज़ स्पेयर मी का मतलब अगर मान लीजिए कोई आपको कह रहा है भाई आप जाओगे वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगा, ओह भाई साहब प्लीज़ स्पेयर मी, मुझे मत घसीटो, प्लीज़ स्पेयर मी, मैं नहीं जा सकता, मुझे बख्श दो। ये सेंस है प्लीज़ स्पेयर मी का, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यार आप उससे बात कर लोगे, उससे भाई साहब प्लीज़ स्पेयर मी, मुझे बख्श दो, मैं नहीं कर सकता, वो तो भाई साहब बहुत खतरनाक इंसान है। इस तरह से भी हम बोलते हैं इसको। एनीवे, नेक्स्ट इज प्लीज़ स्टे इन टच। स्टे इन टच हम फेयरवेल में बोलते हैं गाइस, जब भी हम विदाई ले रहे होते हैं तब भी हम बोलते हैं कीप इन टच, स्टे इन टच, यानी टच में रहना, व्हाट्सएप करते रहना, फ़ोन करते रहना, बातचीत करते रहना, कांटेक्ट में रहना, छोड़ मत देना, रिश्ता नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए हम फेयरवेल भी इस तरह से बोलते हैं, प्लीज़ स्टे इन टच। तो देखा गाइस आपने कितना सिंपल है इस प्लीज़ वर्ड को सीखना और कितने खूबसूरत और कितने इजी सेंटेंसेस थे ये सारे के सारे। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, घर पे बोल सकते हैं। अभी आप मार्क करिए किन सेंटेंसेस को आप कहाँ बोल सकते हैं, सोचिए। थोड़ी सी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, प्री प्रोडक्शन होना चाहिए। जब भी आप कुछ करने जा रहे होते हैं पहले से ही कुछ क्रिएट करके रख सकते हैं कि यार वो मेरे घर में आ रहा है, आज मेरा फ्रेंड मेरे घर में आ रहा है, आज हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। आप देखते हैं हमारे देश में इतने त्यौहार आते रहते हैं, रिश्तेदार आते रहते हैं, लोग बाग आते जाते रहते हैं, तो आप उनके लिए पहले से कुछ सेंटेंसेस प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरी इंग्लिश बोले, अगर आप पूरी इंग्लिश बोलेंगे तो कहेंगे भाई साहब आप ठीक तो हैं आज, हाँ पूरी इंग्लिश कोई नहीं सुन पाता, कहते हैं क्या बात हो गई आज इंग्लिश, कोई इंग्लिश की वो तो नहीं लगा ली, आज इंग्लिश निकल रही है। या फिर कई लोग और भी मजाक उड़ाते हैं। पता है लोग मजाक कब उड़ाते हैं,
जब आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और वो भी इंग्लिश इतनी खतरनाक, डराने वाली, भयंकर इंग्लिश। भयंकर इंग्लिश का मतलब होता है ट्रांसलेशन कर करके, जोर मार मार के इंग्लिश बोल रहे हैं, घबराते हुए। भाई साहब आपके एक्सप्रेशन कहाँ जा रहे हैं? क्यों थक रहे हो यार? क्यों परेशान हो रहे हो? हिंदी में बहुत बात कर लो। ऐसे ऐसे वो फिर आपको वर्ड सुनाते हैं, फिर हमारा उससे क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हम क्यों बोलते हैं इंग्लिश। ये भी एक वजह है हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश ही बोलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप इंग्लिश का तड़का लगाइए, हिंदी में इंग्लिश का तड़का लगाइए। शुरुआत हमेशा ऐसे करनी चाहिए गाइस। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग कंसीडर भी नहीं करेंगे और कहेंगे भी यार इंग्लिश भी बोल रहा है। और भाई साहब देखो यार, कुछ बात है, बंदे में चेंजेस आ गई, थोड़ी सी बदलाव आ रहा है, ये पर्सनैलिटी है। तो ये चीज़ देखी जाती है मेनली शुरू में। ओके गाइस, तो अब हम बातें हैं स्पोकन रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है बातचीत का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है रिएक्शन। रिएक्शन मतलब आप जब आप नॉन रिएक्टिव होते हैं तो लोग समझते हैं कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रिएक्शन का मतलब होता है कि आप जब अच्छे रिएक्शन देते हैं तो लोग आपको समझते हैं कि हाँ आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से आप उन्हें सुन रहे हैं, उसी का सेंस रिएक्शंस में आता है। जितना अच्छा रिएक्शन उतना अच्छा आपका फोकस था उनकी बातचीत में, उनको आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, ये अंडरस्टूड हो जाता है। तो कैसे होता है गाइस? ये सारे पॉइंट्स हैं रिएक्शंस के। कुछ इन्हें एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है एक ऐसा भाव जो सडन फीलिंग को बाहर निकालता है। सडन फीलिंग क्या होती है? जैसे आपने बोला कि तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई। किसी ने आपको बोला, आपके फ्रेंड ने आपको बोला, पता है आपको मुझे एक जॉब मिल गई। ओ रियली, ये ओ रियली एक रिएक्शन आना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा चल ठीक है, या नॉन रिएक्टिव होकर आप बोल रहे हो, तो मज़ा नहीं आता गाइस। देखो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आपके लिए भी कोई करेगा ना तो आपको भी फील होगा, आपको भी दुख होगा। तो आपको अब एक अच्छा रिएक्शन देना है। ओ रियली, सही में, सही में, ओ रियली, सही में, ऐसा कुछ रिएक्शन होना चाहिए। किसी ने आपसे बोला फिल्म कैसी थी, फिल्म कैसे लगी? ऑसम। ऑसम मतलब मस्त। आपको मैंने जितनी प्रिपरेशन करी, तैयारी करी, आज मैंने अपना घर खूबसूरती से सजाया, आपको कैसा लगा? आप चारों तरफ देख के कहते हैं ऑसम यार। तो सामने वाले को लगता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। रिएक्शन से पता चलता है कि उसको फील होता है कि हाँ मैंने जितनी मेहनत करी है वो ज़बरदस्त करी। खाना कैसा बना है? डिलीशियस। देखो डिलीशियस, आउटस्टैंडिंग, ऐसे कुछ आप रिएक्शन देंगे तो ये वर्ड्स तो आएंगे आएंगे। हर बार गुड थोड़ी ना चलेगा। हर बार बोलो घर कैसा लग रहा है? गुड। मैं कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही ना? फिर वो ये बोलते हैं अच्छी नहीं लग रही ना? अरे नहीं यार अच्छी लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि रिएक्शन अच्छे से बात नहीं बनेगी, हमेशा गुड नहीं चलेगा। आपको क्या बोलना चाहिए? आप बोल सकते हो उन्हें ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ऐसे वर्ड्स आपको बोलेंगे। मैंने अभी लिखे नहीं है, मैं आपको उसकी भी लिस्टिंग दे दूंगा। गॉर्जियस, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ऐसे कुछ रिएक्शन बनाइए गाइस। ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने अच्छे रिएक्शन देंगे उतना ही वो सामने वाला आपसे बहुत खुश होगा। बातचीत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके नेक्स्ट, ये तो आपने सुना ही है। ओह इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जब आप वेलकम करते हैं, एम आई राइट? सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप आए, क्या बात है। चाहे भले आपको उनके आने से ज़्यादा खुशी ना मिली हो, फिर भी आप ऐसे बोलिए, ओह इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कई बार हम लोगों को करना पड़ता है गाइस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे थोड़ी ना जिंदगी बनी है, हमें सब कुछ अच्छी तरह से करना पड़ता है। ओके नेक्स्ट इज दैट्स गुड टू नो। दैट्स गुड टू नो का मतलब, जैसे मैंने पूछा आप क्या करते हैं? मैं फलानी कंपनी में इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए हूँ। कोई आजकल हर कोई व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बढ़ाकर ही बोलता है। वो क्यों बोलता है बढ़ाकर? क्योंकि वो चाहता है कि आपको सुनकर अच्छा लगे। तो सेम रिएक्शन आपको देना है। ओ रियली, पहले इसको बोलो ओ रियली दैट्स गुड टू नो, ओ रियली दैट्स गुड टू नो। आपको पता है मेरी 2 कंपनीज हैं, आपको पता है इस मार्केट में मेरी 3 दुकानें हैं। ओ रियली दैट्स गुड टू नो, ये बोल रहा है। या
अगले महीने मैं उस कंपनी में प्रमोशन लेने वाला हूँ। ओ रियली, दैट्स गुड टू नो। मैं बीएससी कर रहा हूँ, या मैं किसी भी चीज़ की मैं कोर्स कर रहा हूँ, या इस कोर्स में परसुइंग हूँ। मतलब कुछ भी कोई बोलता है तो उसको आप रिएक्ट करिए ऐसे, ओ रियली, दैट्स गुड टू नो। अब आता है वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब जैसे किसी को आप देखते हैं, कहते हैं आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग नाइस, समथिंग स्पेशल। हाँ, एक्चुअली इट्स माई बर्थडे टुडे। ओ रियली, दैट्स गुड टू नो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कई बार हम ऐसे भी बोल सकते हैं। या कोई कहता है डू यू नो आई गॉट अ जॉब। ओ रियली, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ही दम से रिएक्शन आना चाहिए गाइस। जितना अच्छा रिएक्शन होता है ना, उतना ही आदमी सोचता है कि यार इस बंदे को खुशी हुई है, सचमुच इसी को खुशी हुई है, और किसी को हो ना हो इसको तो जरूरी है। जिसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है वो आपकी खुशी को, आपको जो मिला है मुझे उससे खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने आपको इन्वाइट किया है, पार्टीज में इन्वाइट किया है, शादी में इन्वाइट किया है, तो अक्सर हमने देखा है दूल्हा दुल्हन के साथ लोग जाकर फोटोज खिंचवाते हैं। और मैंने नोटिस किया है 10 में से 9 लोग सिर्फ जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कहता है दोनों को, ब्राइड को भी और ब्राइड ग्रूम को भी, दोनों को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। और कई बार उसको ब्लेसिंग भी दे देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द टर्म्स वट एवर यू वॉन्ट। जो भी आपको चाहिए सब टर्म्स में आपको ईश्वर ब्लेस करे। बहुत ही अच्छा लगता है गाइस उस सिचुएशन में। वो कपल जो है ना, उस समय उस व्यक्ति को अलग ही काउंट कर लेते हैं, यार ये पर्सन ने सही में मेरे को, सही में ये व्यक्ति खुश है हमारी शादी से। ऐसा नहीं है, बट कई बार रिएक्शन से कंफर्मेशन क्लियर हो जाता है, दैट्स अ पॉइंट। एनीवे, नेक्स्ट इज आई एम सॉरी टू नो दिस। अब देखो गाइस, खुशी की बात थी तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर दुख की बात है, कोई किसी ने कोई, कभी कभार लाइफ है, इट्स पार्ट ऑफ यू नो लाइफ, सॉरो एंड हैप्पीनेस यू नो बोथ गो टुगेदर विद द लाइफ। दोनों एक साथ चलते हैं ज़िंदगी में। तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं गाइस। डाउन्स का मतलब कुछ बुरी बात हो गई, कुछ खबर ऐसी आ गई जिसमें मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी गाड़ी बिक गई, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, या हमारे अंकल जी चाचा जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये कुछ बुरी बातें भी आती है लाइफ में गाइस। तब आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी टू हियर दिस, आई एम सॉरी टू नो दिस, ओह शिट, ओह माय गॉड, गुडनेस, आई एम सॉरी टू नो दिस। ऐसे रिएक्ट करना है गाइस उस समय। और हिंदी में तो एक ही रिएक्शन है, आपको पता है, हर बात के लिए अच्छा। मेरे फादर, वो मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, अच्छा। हमारी चाची जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, अच्छा। उनका एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। नौकरी छूट गई, अच्छा। अब भैया इसमें अच्छा क्या है, इसमें तो सभी बुरा था। लेकिन एक वर्ड पकड़ लेते हैं, अच्छा 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 अच्छा, हिंदी का एक वर्ड पकड़ लेते हैं, अच्छा अच्छा। गाइस उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, उसकी जगह आप बोलिए आई एम सॉरी टू हियर दिस, आई एम सॉरी टू नो दिस। और उसके बाद उसको थोड़ी सिंपैथी भी दीजिए, थोड़ा कॉन्सोलेशंस भी दीजिए। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है थोड़ा उसको सांत्वना दीजिए, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सून things will be okay, things will be all right, don't worry, okay? And if I can do something, if somewhere I can do or I can help you, please let me know। कुछ हम इस तरह से सांत्वना भी देते हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी देते हैं, और ये ज़रूरी होता है जब हम किसी से बात करते हैं। इसको ज़रूर मार्क करिएगा प्लीज़। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट। आपको पता है, जैसे किसी भी चीज़ के लिए मैंने कैसे पढ़ाया सर, एक्सीलेंट, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एक्सीलेंट, या फैबुलस, फैंटास्टिक सर, माइंड ब्लोइंग सर, आउटस्टैंडिंग सर, नो वर्ड सर, आउट ऑफ द वर्ल्ड सर। हर बार आप बोलो सर, अच्छा, ग्रेट, चलता नहीं है। ठीक है, इनकी भी एक, कहते हैं ना, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, ये मार्क करते हैं कि किस लेवल पे आपको अच्छी चीज़ लगी। गुड, नॉर्मल अच्छा, नाइस और अच्छा, एक्सीलेंट और अच्छा। तो आप देखते हैं जैसे कंपनीज लोग स्टार्स देते हैं या रैंक देते हैं कि आपको कितनी चीज़ें अच्छी लगी। तो
एक्सीलेंट के बाद आके फैबुलस, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स भी लोग लेते हैं, मार्वलस, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शंस, मतलब कितने वर्ड्स ऐसे वो निकाल कर बोल देते हैं ताकि सुनने वाले को तसल्ली हो जाए कि मैंने जो किया है वो सचमुच बहुत अच्छा है। लेट्स सी आप मेरी क्लासेस के लिए कौन सा रिएक्शन देते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू माय बेस्ट। और जितना मेरे एफर्ट्स होंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा, जितना मेरा अब तक मैंने पढ़ाया है उसका निचोड़ होगा आपको मैं जरूर दूंगा गाइस। और अब मेरा टारगेट, मैंने एम जो सेट किया वो ये सेट किया कि इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और उसके लिए आपको जितनी चीजें होंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जरूरी है, वो पहले दूंगा गाइस। प्रॉमिस आपको भी अपनी तरफ से ये करना होगा कि जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करना है। एक दिन में एटलीस्ट एक वर्ड तो बोलना है, एक दिन में एक बार ट्राई करना है, एक दिन में एक बार एक ब्लॉक को तो छूना ही छूना है, टच करना है इंटेंशनली। 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अगर आप ये जो 2 सप्ताह का टाइम है अगर बांध लेना अपने आप को कि यार मुझे करना है, तो उसके बाद आप इंग्लिश में आ जाएंगे अपने आप। फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कोई जादू नहीं होने वाला, कोई टैबलेट खिला के घोल कर पीने से कुछ नहीं होने वाला गाइस। करोगे, करना आएगा, करने से ही करना आता है। सो सिंपल, बहुत ही ईजी है। तो देखा गाइस आपने, ये थोड़े से रिएक्शंस और थोड़े से ये जो प्लीज के सेक्शंस है, इनको करने के साथ साथ ये जो ब्लॉग्स हमने बनाए थे, जो सीखे थे पिछली क्लास में, इनको करने से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कितनी जल्दी हो सकती है वो खुद आप मुझे बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, और वो चैप्टर कुछ फ्रेजेस वर्ड्स के लिए भी होगा। वो चैप्टर आपको किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में इंग्लिश बोली जाती है वो भी होगा। आपको मैं अभी वो सिचुएशन दूंगा जो लाइफ में सबसे ज़्यादा आती हैं, वहाँ कैसे इंग्लिश बोली जाएगी वो दूंगा। फिर वही बात, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं रहना है, अभी ट्राई करना है इंग्लिश। इंग्लिश यानी हिंदी के साथ इंग्लिश, जितना आप इंग्लिश बोल सकते हैं उतनी इंग्लिश, बाकी हिंदी। इस फॉर्मेट को पकड़ के रखिएगा, इंग्लिश आ जाएगी गाइस। अब मेरा लास्ट पॉइंट क्या है, कोई बताएगा मुझे? थैंक्स गिविंग, फेयरवेल। क्लास इज ओवर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मैं थैंक्स गिविंग और फेयरवेल करता हूँ आपके सामने। फॉर्मल है, क्या करूँ, फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी पड़ेगी ना। अगर मैं ही नहीं करूँगा तो फिर आप कैसे करेंगे आगे, तो मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ। एनीवे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and thank you so much for trusting me and taking my class. See you in the next video, see you in the next lecture of another very interesting topic. Till then, take care of yourself. Bye, see you.